वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 37 और मिशन फ्रंट एंड डेवलपमेंट 2019 में CSS3 का आज चौथा टास्क होगा। इससे पहले वाले टास्क में हमने पोजीशन के हवाले से डिटेल में बात की थी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव को। फर्म सुजात का भी एक क्वेश्चन था। आई होप कि ये आपकी क्वेरी जो है वो दूर होगी। आपने एक बात नोट की होगी, इस वीडियो के आखिर में एकदम से मुझे कट लगाना पड़ा। उसकी वजह ये कि तकरीबन 1 घंटे का ये टास्क था और मैं एक फ्लो में बोलता चला गया। तकरीबन बहुत सारी बातें बैकग्राउंड के अंदर जो 6-7 प्रॉपर्टीज हैं उनको 1 बाय 1 मैंने डिस्कस किया, लेकिन जब उसको मैंने एडिट के लिए एक्सपोर्ट किया यहाँ से, तो उसका एक फ्रेम कहीं करप्ट हुआ और उसकी वजह से 25 मिनट के बाद सारी वीडियो जो थी वो स्टक कर गई। तो इस वजह से मुझे उसको कट लगा के शॉर्ट करना पड़ा। आज हम वहीं से शुरू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ये है कि आज का दिन, आज 25 दिसंबर 2018 है। आपको पता है 25 दिसंबर 2 वजह से बड़ा मशहूर है। एक तो यह है कि हमारे जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्रिसमस मनाते हैं। दूसरा यह है कि 25 दिसंबर कायदे-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ भी है और इसी मुनासबत से पूरे पाकिस्तान में हम कायदे-ए-आज़म का दिन जो है वो भी मनाते हैं। तो आज का ये जो टास्क है, टास्क 37, ये मैं डेडिकेट करता हूँ सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और बाबा जी हजरत कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह को। और हमारी तरफ से फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से जितने भी फ्रीलांसर या क्लाइंट हमारे क्रिश्चियंस हैं उनको नए साल की एडवांस मुबारक, ये छुट्टियां मुबारक, उनका ये त्यौहार उनको मुबारक हो। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। आप हमें हमारे त्यौहारों पर मुबारकबाद देते हैं। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेस हैं। इसी तरीके से तमाम स्पार्टन्स को हैप्पी कायद डे। सो हैविंग सेड दैट, हम शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने गेम छोड़ी थी। शफीक सानी का एक क्वेश्चन है कि सर हम डिव के अंदर सेंटर अलाइन कैसे करते हैं एलिमेंट्स को। शफीक, जो पुराना एक हमारा कल्चर था 2014, 15, 16 में, उसमें वाकई बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम उसके लिए मार्जिन ऑटो करते थे, फिर पैडिंग यूज करते थे वगैरह वगैरह। टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया। लेकिन CSS फ्लैक्स बॉक्स का जब हम टास्क करेंगे डिटेल में, आई होप कि आज रात को आ जाएगा या कल, उसमें आप देखेंगे कि चीजें बहुत आसान हो गई हैं। CSS ग्रेड के अंदर और फ्लैक्स बॉक्स में वो तमाम पुराने जो टेक्निक्स थी उनसे बेहतर सोल्यूशन हमारे पास आ गया। तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा रिलेटिव के बारे में एक आध पॉइंट और है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। मेन चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये आपका एक हेडिंग टैग है, दिस इज चाइल्ड डिव, जो हमने चाइल्ड डिव के अंदर बनाया था। अगर आप इस हेडिंग टैग को, या फर्ज कर लें इसके अंदर आपने कोई इमेज लगाया है, उसको इसी येलो डिव के अंदर जो चाइल्ड डिव है उसके अंदर मूव करना हो ऊपर नीचे, तो उसके लिए हम इसकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कोई स्टाइल नहीं दिया H2 को इस CSS के अंदर, H1 को हमने दिया था। और अगर हम यहाँ पे H2 लिखते हैं और हमने यहाँ से करली ब्रैकेट शुरू की, क्लोज कर दी, अब हम इस H2 को पोजीशन देते हैं रिलेटिव। फिर आप देखिएगा कि चाइल्ड डिव के अंदर ये जो हेडिंग टैग है एक एलिमेंट है, इमेज का भी हो सकता है। इसको अगर मैं पोजीशन दे देता हूं रिलेटिव और उसके बाद कंट्रोल S कर लेता हूं, यहां पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने अभी इसको डिफाइन नहीं किया। रेफरेंस मैंने दे दिया कि रिलेटिव उसका रेफरेंस होगा, लेकिन रिलेटिव कितने परसेंटेज पे होगा या कितने पिक्सल्स पे होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं टॉप और टॉप में इसको कर देता हूं। अब आपने यहाँ पे नजर रखनी है, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, मैं इसको कह रहा हूं कि चाइल्ड डिव का जो हेडिंग टैग है ये टॉप से थोड़ा नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से 50 पिक्सल और सेमीकोलन दे देता हूं। कंट्रोल S किया, यहां से इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे ये 50 पिक्सल टॉप से नीचे की तरफ, बॉटम पे या डाउन की तरफ ये आ जाएगा। जो ही रिफ्रेश किया वो, या वो आपका 50 पिक्सल जो है वो नीचे आ गया। अगर आप इस 50 पिक्सल की जगह पे 50% कर दें या लेट्स से कि 40% कर दें, ये यूनिट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि इस ओवरऑल का फर्ज कर लें, ये जो येलो है
ये 100% है। उस 100 में से 40% आप इसको कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ जाए। अब उसमें याद रखिएगा कि ये जो हेडिंग टैग है इसकी अपनी एक विड्थ है, इसका फॉन्ट साइज है, उसमें प्लस 40% करके ये नीचे आएगा। तो यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा 40% के साथ ये इस तरीके से हमें नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट से थोड़ा राइट की तरफ मूव करना शुरू करूंगा तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ नहीं बल्कि लेफ्ट से इसको मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे लेट से के 5% जो है वो आप मूव कर दें। जब आप 5% मूव करेंगे, यहां से कंट्रोल एस किया, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करूंगा आप ये देखें 5% के साथ ये इस तरीके से बिल्कुल सेंटर अलाइन हो गया है। अब इसी तरीके से हम इसको आर्टिफिशियली भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये एक तरीकाकार होता है जो हम रिलेटिव पोजीशन के साथ करते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस डिव के ऊपर कोई बैकग्राउंड देना चाहें, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में समझना बस इतना ही आपके लिए काफी है फिलहाल। फर्दर हम देखते हैं इसके ऊपर बैकग्राउंड के हवाले से। आपको याद है एक इमेज हमने लगाया था यहाँ पे जो हमने पिक्साबे से उठाया था। अगर ये इमेज आप अपने पास डाउनलोड कर ले या कोई पैटर्न बना ले, फर्ज कर ले पैटर्न बनाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है बीजी पैटर्न, गालिबन उसका नाम था, या बीजी जनरेटर, ये हम किसी दौर में यूज किया करते थे। अगर आप इसके ऊपर आ जाए bgpatterns.com और bgpatterns.com के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये एक बड़ी जबरदस्त पुरानी वेबसाइट थी। अब इसका एक नया वर्जन भी आ गया, हम फिलहाल इसको पुराने को यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से आपको पैटर्न्स नजर आते हैं। यहाँ पे आप इसका कोई कलर जो है वो भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको करना चाहें वो कलर जो है वो आपको बैकग्राउंड में नजर आना शुरू हो जाएगा। हम इसको फर्ज कर लें कि ब्लैक कलर जो है वही ले लेते हैं। जब आपका पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जाए, सिंपल आपने यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड आप करेंगे 2019 में जो आपके पास है, या आप यहाँ पे फर्ज कर ले कोई फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं इमेज img, और इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और ये जो pattern.png है इसको कंट्रोल C कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इसको हमने सेव कर दिया। अब ये जो आपने इमेज लगाया था इस डिव के अंदर, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये आप खुद से देखिएगा बीजी पैटर्न्स, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज नजर आ रहा है और ये लाइव है, यानी अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये इमेज मुझे नजर नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे इमेजेस के फोल्डर में जो पैटर्न पड़ा हुआ है PNG वो यहाँ पे नजर आए ताकि वो मेरे थीम के साथ हमेशा आगे मूव करे। तो यहां से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इन्वर्टेड कॉमास से इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान, और इस तरीके से इसको मैं बैक स्पेस प्रेस कर देता हूं। अब जब आपने अपना रिलेटिव पाथ देना है तो आपको पता है कि आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ है इमेज का, और उस इमेज के अंदर आपने इमेज कॉपी किया था pattern.png। यहां से हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल S और यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा एक बड़ा सा उसने मॉडल बना दिया पैटर्न का। चूंकि यहां पे हमने प्रैक्टिस की थी बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, अगर इस नो रिपीट की जगह पे मैं इसको कर लेता हूं रिपीट x, और x का मतलब x एक्सेस के ऊपर ये रिपीट करेगा। अगर सिर्फ रिपीट लिखा हो तो इसका मतलब ये है x पे भी और y पे भी ये रिपीट करेगा। कंट्रोल S किया, यहां से इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। अब आप देखेंगे कि उस डिव का जितना भी हिस्सा था वहां पे ये पैटर्न जो है ये रिपीट करना शुरू कर देंगे। अगर सिर्फ मैं x लिखूंगा तो x वैल्यू के ऊपर जाके ये रिपीट होगा, y जो है वो नजर नहीं आएगा। अगर इसको मैं y कर देता हूं तो ये y के ऊपर रिपीट होगा नीचे की तरफ, लेकिन राइट साइड पे वो रिपीट उस तरीके से नहीं होगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड रिपीट जो है इसकी सिचुएशन चेंज होती है। ये जो लफ्ज आपको नजर आता है बैकग्राउंड के बाद, ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। ये तकरीबन 8 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले होता है अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड लिख दें तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और आगे आप शॉर्ट हैंड में सारी चीजें लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर। लेकिन अगर आप एक लाइन में नहीं लिखना चाहते तो हम करते हैं बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश रिपीट होता है, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट होती है, फिर इसी तरीके से बैकग्राउंड डैश पोजीशन होती है, बैकग्राउंड डैश साइज होता है, या इनिशियल होता है, या इनहेरिट करते हैं। इनिशियल और इनहेरिट का फर्क आप इस स्टेज पे समझ लीजिए, आपको बार बार नजर आएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया। इनिशियल, डिफॉल्ट और स्टेटक का मतलब एक ही है। इनिशियल का मतलब जो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, जैसे आप कोई कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या आप विंडोज जब इंस्टॉल करते हैं डिफॉल्ट हालत में, तो उसके अंदर एक डेस्कटॉप होगा और कुछ आइकन्स नजर आते हैं। फिर हम उसमें कस्टम चेंजेस करते हैं कि भाई इस तरीके से वॉलपेपर नजर आना चाहिए, ये आइकन्स के कलर हों, इस तरह साउंड आनी चाहिए, राइट क्लिक पे ये हो, लेफ्ट पे ये हो, या डबल क्लिक पे ये हो। तो डिफॉल्ट पोजीशन वो होती है जो फैक्ट्री से जब आता है, उसकी फैक्ट्री पोजीशन या फैक्ट्री सेटिंग्स जो होती हैं वो इनिशियल भी कहलाती है। इनिशियल का मतलब जो दुनिया में इंसान पैदा होता है जो उसकी इनिशियल रंग रूप होता है
वो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, और ये चीजें स्टैटिक में भी आ जाती हैं। बाकी जो पोजीशंस हैं जैसे फिक्स्ड होता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, उसमें हम इससे पहले बात कर चुके हैं। इसी तरीके से स्क्रॉल अगर कहीं पर लफ्ज लिखा होगा तो इसका मतलब इसका ताल्लुक माउस के घुमाने के साथ है। जब हम उसको इस तरीके से घुमाएंगे ऊपर नीचे तो वो स्क्रॉल करेगा। इसी से फिर आगे स्टिकी जो है वो भी हमारे साथ शामिल हो जाता है। तो बैकग्राउंड के अंदर ये जो 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखने का एक छोटा सा फार्मूला याद रखें। जब हमने इनको शॉर्ट हैंड लिखना है एक लाइन में, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला मैंने देसी अंदाज में बनाया हुआ है, सीरप, CIRAP। तो सीरप, चूंकि सी के बाद अगर आई हो या ई हो तो वो सीन की आवाज देता है। जैसे आपका सेसिल का नाम है, या आप फर्ज कर लें सेल कहते हैं, CELL। तो सी के बाद अगर आई और ई होगा तो 90% इसकी आवाज जो होती है वो सीन की तरह की होती है। इसी तरीके से आप कैंसर का लफ्ज बोलते हैं तो पहले सी के बाद ए आया तो काफ हो गया, दूसरे सी के बाद ई है कैंसर, तो सीन की आवाज आ गई। तो सीरप जो है इसका एक फार्मूला याद रखें, CIRAP। सीरप के अंदाज में हमने बैकग्राउंड के अंदर शॉर्ट हैंड में वो सारी प्रॉपर्टीज देनी होती है। C इज फॉर कलर, I इज फॉर इमेज, R इज फॉर रिपीट, रिपीट X, रिपीट Y, या रिपीट आप सिंपल लिख देते हैं। उसके बाद A होता है, A इज फॉर अटैचमेंट। अटैचमेंट में हमारे पास 4-5 चीजें होती हैं। फिक्स्ड अटैचमेंट है कि हमने इमेज को फिक्स कर दिया और स्क्रॉल करेंगे पेज को, वो फिक्स रहेगा, या स्क्रॉल कर देते हैं, या उसके अंदर हम लोकल यूज करते हैं। लोकल भी तकरीबन एक डिव के अंदर ही वो लोकली उसको मूव कर सकते हैं हम। इसी तरीके से इनिशियल होता है, इनहेरिट होता है। तो ये हो गया CIRA। P इज फॉर पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? सेंटर सेंटर, टॉप बॉटम, टॉप लेफ्ट, या लेफ्ट राइट, जो भी आप करना चाहते हैं ये इसकी पोजीशन होती है। इसी तरीके से CSS के अंदर हमारे पास 3 और प्रॉपर्टीज भी होती हैं बैकग्राउंड के साथ। सबसे पहले होती है साइज के हवाले से। आपने इमेज का साइज कितना रखना है, X एक्सेस पे या Y एक्सेस पे। वो साइज आप पिक्सल्स में रख लें, EM में रख लें, VH या VW में रख लें, या परसेंट के साथ रख लें। 40% और 50% आप लिखते। तो जब 2 वैल्यूज लिखी होंगी तो इसका मतलब पहली वैल्यू X एक्सेस पे होती है, दूसरी वैल्यू जो है वो Y एक्सेस पे है। या पहली वैल्यू को आप विड्थ के लिए यूज करेंगे और दूसरी को जो हाइट है उसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि विड्थ का ताल्लुक होता है X एक्सेस के साथ और हाइट होती है आपकी जो आपका Y एक्सेस है उसके ऊपर। तो हम साइज भी यूज कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड क्लिप के हवाले से यूज करते हैं, जैसे फोटोशॉप में आपने क्लिपिंग किया होगा। हम इन चीजों को अब यहाँ पे दरअसल हम क्या कर रहे हैं, जब हमने रिपीट Y किया था तो क्लिपिंग की थी। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें और Ctrl+S करके इसको रिफ्रेश करेंगे, ये पूरी डिव पे फैल जाएगा। तो ये था जो रिपीट के हवाले से। लेकिन फर्ज कर लें अगर इस डिव के ऊपर मैं कोई बॉर्डर दे देता हूँ, तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं जो कम से कम हम दे सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो विड्थ होती है। विड्थ कितनी है? फर्ज कर लें आप बॉर्डर देना चाहते हैं 10 पिक्सल का, और उसके बाद आपने बॉर्डर का बताना है कि बॉर्डर आपका सॉलिड हो, डैश्ड हो, डॉटेड हो, रिज होता है, इनसेट होता है, या आउटसेट होता है। मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं। आप W3 पे लिखेंगे आपको सारी टाइप्स मिल जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं डैश्ड या डॉटेड, फर्ज कर लेते हैं। ये आपकी दूसरी वैल्यू होगी। तीसरी में हम कलर जो है वो डिफाइन करते हैं। अब क्योंकि बैकग्राउंड हमारा जो है वो ब्लैक है, लिहाजा हम इसका डॉटेड जो है वो ऑरेंज कलर कर लेते हैं और उसके बाद सेमीकोलन दे देते हैं। तो बॉर्डर को काम करने के लिए ये 3 वैल्यूज जो है कम से कम चाहिए होती है। Ctrl+S किया, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा वो बॉर्डर जो है वो इस तरीके से हमें नजर आना शुरू हो गया। अब आपने एक चीज नोट की कि ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल इस डिव के ऊपर, बॉक्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है। यहाँ से फिर हम यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं बैकग्राउंड क्लिप। अब बैकग्राउंड क्लिप आपने यूज करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन के नीचे बैकग्राउंड और डैश डालेंगे आप क्लिप। अब इस बैकग्राउंड क्लिप के अंदर हम 5 वैल्यूज जो है वो यूज कर सकते हैं। या आप कहेंगे बॉर्डर बॉक्स, या आप कहेंगे कंटेंट बॉक्स, या आप कहेंगे पैडिंग बॉक्स, या आप इनिशियल और इनहेरिट जो है वो यूज करेंगे। तो बैकग्राउंड क्लिप में सबसे पहले हम यूज करते हैं बॉर्डर डैश बॉक्स आप यूज करेंगे, सेमीकोलन देंगे, Ctrl+S करेंगे। अब आपने देखा हमने एक वैल्यू दी बॉर्डर बॉक्स। अब यहां से इसको रिफ्रेश करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ये ऑलरेडी बॉर्डर बॉक्स पे है। अगर इस बॉर्डर बॉक्स की जगह पे मैं कर देता हूं कंटेंट बॉक्स और फिर यहां से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहां से भी इसको रिफ्रेश करूंगा, अब आपने देखा डिव जो है वो अंदर की तरफ आ गई और कंटेंट जितना भी था उस डिव का उसके ऊपर आपका बॉर्डर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया। अब फर्ज कर लें आप ये सारा काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर आपको देना आता है, ग्रेडियंट भी आप इजीली दे सकते हैं। ग्रेडियंट के लिए आप सिंपल यहाँ पे लिखें ग्रेडियंट जनरेटर, तो आपको बड़ी जबरदस्त एक ऑनलाइन यूटिलिटी जो है वो मिल जाएगी। ये कलर जिला जो है इसके अंदर ग्रेडियंट जनरेटर है, बड़ा जबरदस्त। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट जनरेट करें,
उसका कोड जो है वो कॉपी करें और उसको पेस्ट कर देंगे, बना बनाया आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमको चाहिए यहाँ से कोई ब्लू ही हम ले लेते हैं, या अगर आप ये वाला यूज करना चाहते हैं ऑरेंज, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, आप इसको अलग से भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखने के लिए कंट्रोल वी किया, आपने देखा काफी कुछ उसके अंदर नजर आना शुरू हो गया। अब बेसिकली ये जो चीजें हैं ये उन्होंने कमेंट किया हुआ है, ये हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये उनके क्रेडिट्स हैं कलरजिला की तरफ से, थैंक यू कलरजिला। और उसके बाद यहाँ पे है बैकग्राउंड, RGB वैल्यूज दी उन्होंने ओल्ड ब्राउजर्स के लिए। फिर उन्होंने बैकग्राउंड दिया, ये जो डैश मोज डैश है ये मोजिल्ला के लिए है। अगर आपको यहाँ पे डैश ओ डैश नजर आए तो वो ओ जो होता है वो ओपरा के लिए होता है। इसी तरीके से बाज का लिखा होता है यहाँ पे वेब किट, तो वेब किट जो है वो क्रोम या सफारी वगैरह के लिए यूज होता है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए या माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए भी उन्होंने कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे दी हुई है। ये जो नीचे नजर आ रहा है आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए है। तो ये सारी चीजें इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेकर यहाँ तक हम इस बैकग्राउंड को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, वापस आए अपने CSS के अंदर। अगर फर्ज कर लें आप अपनी इस डिव के अंदर, ये जो डिव है आपकी येलो, इसको कोई ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो हम उस क्लास में जाएंगे, चाइल्ड क्लास में। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आपने दिया था येलो, हम यहाँ से कलर नहीं देते, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस जगह पे कंट्रोल वी कर लेंगे। जब कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, अब ये आपने ऑनलाइन बनाया था, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसके अंदर एक ग्रेडियंट है वो पैदा होना शुरू हो गया। अब इस ग्रेडियंट को फर्ज कर लें आप चेंज करना चाहते हैं, वापस जाएंगे यहाँ पे और किसी और कलर को आप यहाँ से लेते हैं, वो कलर आप ले लें, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे वापस आए और इस सारे हिस्से को सिलेक्ट करके जहां से आपने बैकग्राउंड से शुरू किया था यहां तक कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपका ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो जाएगा। आप इस डिव का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस डिव का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बैकग्राउंड की ये मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हम करते हैं। अगर आप इसका शॉर्ट हैंड देना चाहें तो यहां से हम कपल ऑफ टाइम कंट्रोल जी कर लेते हैं ताकि हम वापस अपनी उस पोजीशन में चले जाएं। कंट्रोल जी किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया। आप अगर एक डिव के अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करना चाहें तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। अब फार्मूला मैंने आपको दिया था सिरप का, तो सिरप के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है कलर। कलर जो है वो लेट्स से कि हम यहाँ पे दे देते हैं D1, D2, D3। अब आपने कलर दिया, उसके बाद आप लफ्ज लिखेंगे URL लिखने के बाद पैरेंथेसिस शुरू होंगी और इस URL के अंदर हम कोई इमेज अगर देना चाहते हैं, डबल कोट आपने दे दिया और यहाँ पे हमें पता है कि इमेज का खाना है और इमेज के खाने के अंदर हमारा पड़ा हुआ है pattern.png के नाम से। इसको हम कर लेंगे कंट्रोल एस, यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब हमारे पास दो आगे सीरप में कलर भी आ गया और इमेज भी आ गया। तीसरा हमारे पास होता है रिपीट का R, हम यहाँ पे कहते हैं सिर्फ इसको रिपीट का मतलब जितनी भी डिव है उसके अंदर आप X और Y पे रिपीट कर दें। किसी एक पे करना चाहते हैं तो X कर दें। अब C हो गया, I हो गया और R हो गया। R के बाद होता है हमारे पास A इज फॉर अटैचमेंट। हम कहते हैं कि इसको फिक्स्ड कर दो, तो ये लफ्ज लिख दिया फिक्स्ड का, ये हो गया अटैचमेंट का। लास्ट में हमारे पास होता है P के लिए हम यूज कर लेते हैं लेट्स से कि टॉप राइट, यानी ऊपर से राइट साइड से वो फिक्स कर दो। इसके बाद हम इसको करेंगे कंट्रोल एस, यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा वो जो नीचे था वो टॉप राइट चला गया। अगर इस टॉप राइट की जगह पे मैं टॉप लेफ्ट कर लेता हूं, फिर आप देखिएगा कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, जो ही रिफ्रेश किया वो आप लेफ्ट साइड पे आ गया। अगर इस टॉप लेफ्ट की जगह पे मैं कर देता हूं सेंटर, तो ये इसकी पोजीशन डिफाइन कर देगा, यानी दोनों तरफ से सेंटर हो जाएगा। इसको रिफ्रेश किया, बूम, अब ये सेंटर हो गया। कुछ लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है कि आप सिरप का फार्मूला याद रखें ताकि आपको याद रहे। आपने कलर दे दिया, इमेज दे दिया, उसके बाद आपने रिपीट का मोड दे दिया, उसके बाद आप A करेंगे अटैचमेंट और फिर आप P फॉर पोजीशन जो है वो डिफाइन कर देंगे। अब पोजीशन के लिए हमारे पास काफी सारी वैल्यूज हैं, ये आप खुद नोट कर लीजिएगा। अगर हम इसको शॉर्ट हैंड में ना लिखें तो हम इसको 1 by 1 भी लिख सकते हैं। फिर उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड डैश कलर, एक कलर हमने मेंशन कर दिया और कलर फर्ज कर लें कि हम यहाँ पे दे देते हैं CC 6 दफा CC लिखेंगे तो ये आपका ग्रे टोन होता है। यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश, अभी आपको सिर्फ ग्रे नजर आना शुरू हो गया। बैकग्राउंड कलर हो गया, ये आप सिरप का C हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड डैश इमेज, आपने इमेज लिखा, कॉलन दिया और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे URL, पैरेंथेसिस देंगे और इसके अंदर हम दे देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास। इमेज का फोल्डर है और उसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है pattern.png। कंट्रोल एस कर लेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन डाल के यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अभी आपने देखा जो ही हमने किया अगेन वही सिचुएशन होगी।
अब इसी तरीके से हमारे पास तीसरा कौन सा होता है, CI के बाद R होता है। R का मतलब क्या होता है कि आपने उसको रिपीट करना है। यहाँ पे हम कहते हैं बैकग्राउंड डैश रिपीट, और रिपीट के लिए हम कह देते हैं रिपीट। सिर्फ रिपीट अगर रखेंगे तो दोनों तरफ, अगर हम कह देंगे रिपीट X और सेमीकोलन दे देंगे, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश करेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको रिपीट कर लें, कंट्रोल S करें, अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, अगेन सेम चीज है, चूंकि छोटा सा इमेज है। तो बैकग्राउंड रिपीट आपने कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, A इज फॉर अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के लिए हम लिखते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे डैश अटैचमेंट, अटैचमेंट की कॉलन देते हैं और यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं स्क्रॉल। लेट्स से कि हम स्क्रॉल कर लेते हैं, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S करते हैं। अब जब आप इस डिव को अगर फर्ज कर लें, इस डिव के नीचे कंटेंट होगा तो ये स्क्रॉल करेगी उसके साथ। और इसके बाद हमारे पास पोजीशन होता है, उसके लिए हम लिखते हैं बैकग्राउंड डैश पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन हम फर्ज कर लेते हैं सेंटर, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S किया, इसको रिफ्रेश करेंगे, जो हमारा पैटर्न था वो एग्जैक्ट उसके सेंटर में चला गया। अब इसके ऊपर आप फर्ज कर लें कोई ब्लेंड मोड भी लगाना चाहते हैं, आप ब्लेंड मोड जो है वो भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड डैश ब्लेंड डैश मोड, और यहाँ पे हम लिखते हैं ओवरले। ओवरले किया, सेमीकोलन दिया, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है उसके नीचे ओवरले नजर आना शुरू हो गया। बेसिकली ये वही ब्लेंड मोड है जो आप फोटोशॉप में भी यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर देखिएगा क्या होता है। मल्टीप्लाई किया और इसके बाद कंट्रोल S करते हैं, यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा वो जो कलर है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। तो एक डिव के अंदर आपने अगर कलर भी दिया हुआ है या इमेज भी दिया हुआ है, या आपने दो इमेज लगाए हैं, तो आप उनको बैकग्राउंड ब्लेंड मोड के साथ, ये बिल्कुल एक रीसेंट डेवलपमेंट है, आप इनको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो आई होप कि बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप फर्ज कर लें ये जो आपका बैकग्राउंड है इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, पेरेंट डिव में गए, अब यहाँ पे फर्ज कर लें हम लिखते हैं ओपेसिटी का लफ्ज। फोटोशॉप में आपको पता है ओपेसिटी हम कंट्रोल करते हैं, ओपेसिटी हम करते हैं 0.2, सेमीकोलन दे दिया, आप 1 कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसके अंदर थोड़ी सी ओपेसिटी कम होगी। अगर मैं इसको कर लूँ 0.9, एक्सट्रीम पोजीशन पे चलते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश करेंगे, अब आपने देखा ज्यादा वो ब्राइट होकर नजर आना शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से आप ओपेसिटी जो है वो देना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। अगर आप इसको 0.1 कर देंगे ये मजीद डार्क हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये आपकी ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल गायब होना शुरू होगी। अब आपने देखा आपने पेरेंट डिव को किया है और चाइल्ड डिव जो है वो भी उसके साथ होना शुरू होगी, क्योंकि चाइल्ड उसके अंदर मौजूद है, ये ख्याल रखना है आपने। तो यहाँ से हम ओपेसिटी जो है इसको कंट्रोल Q प्रेस करके कॉमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश करेंगे, बूम, अगेन ये आपकी चीजें वापस आना शुरू होगी। अब अगर आपको ये चीज नजर नहीं आ रही, दिस इज पेरेंट डिव, इसके अंदर ये जो H1 था इसका बैकग्राउंड हमको दे देते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे दिया बैकग्राउंड डैश कलर, और बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं ऑरेंज। सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S किया, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करेंगे, अब आपका ये भी H1 था, नीचे वाला भी H1 था, तो ये आपको नजर आना शुरू हो गया। इस H2 के अंदर भी अगर आपने फर्ज कर ले यही कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, इसको आप यहां से कंट्रोल C करेंगे और यहां पे आके आप इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका H2 जो है ये भी ऑरेंज हो जाएगा इस तरीके से। बाकी जो इसकी अलाइनमेंट के हवाले से है वो हम करेंगे इंशाल्लाह फ्लेक्स बॉक्स में। फिलहाल जो नॉर्मल चीजें होती हैं, अगर फर्ज कर लें इसको आपने अलाइन करना हो तो उसके लिए सिंपल हमारे पास यूज होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर हम यहाँ पे कर दें टेक्स्ट डैश अलाइन और उसकी जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं सेंटर, सेमीकोलन देंगे, कंट्रोल S करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा इस डिव के अंदर वो जो बैकग्राउंड था उसमें उसने सेंटर अलाइन कर दिया। अब फर्ज कर ले ये जो बाहर जा रही है इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें आप यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। 5 की जगह पे 2 कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये अगेन थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से आप देखते जाएं, तजुर्बा करते जाएं और वो वैल्यूज जो है वो आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। टेक्स्ट लाइन को अगर आप लेफ्ट कर लेंगे ये लेफ्ट पे हो जाएगा, यहां से लेफ्ट किया, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, ये अब लेफ्ट साइड पे चला गया। राइट कर देंगे, राइट साइड पे चला जाएगा। अब जस्टिफाई के लिए हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में और ग्रिड में बड़ी जबरदस्त एक सहूलत है, वो हम उस सेशन में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी बैकग्राउंड के हवाले से। और बॉर्डर को अगर फर्ज कर लें ये जो डॉटेड है, इस डॉटेड की जगह पे अगर आप डैश कर देंगे ये डैश हो जाएगा। सिर्फ आपने यहां से लफ्ज चेंज करना है, डैश कर दिया, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश करेंगे, आप ये डैशेस हो गई हैं। अगर आप इस डैश की जगह पे इनसेट कर देते हैं, INSET इनसेट,
कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करेंगे, अब आपने देखा थोड़ा सा वो 3D लुक हो गया। अगर इन सेट की जगह पे आप आउट सेट कर देते हैं, ये भी एक वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब आपने देखा थोड़ा सा इसका कलर और है, इसका एक और है। ये फ्रेम वगैरह बनाना हो, आउट सेट बड़ा जबरदस्त यूज होता है। अगर आप इसका कलर जो है वो यहाँ पे दे दे, लेट्स से व्हाइट, आप व्हाइट यहाँ पे लिख देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब बाकी आपकी वही है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रे नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा उभार नजर आता है। अब अगर आपने बॉर्डर यूज ना करना हो तो फिर हम यहाँ पे आउटलाइन जो है वो भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आउटसाइड की जगह पे फर्ज कर लें हम रिज लिख लेते हैं, RIDGE, रिज लिख लेते हैं, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा रिज लिखा है तो वो उसने बिल्कुल 3D लुक बना दिया। ऊपर एक थोड़ा सा लाइट है, अंदर थोड़ा सा डार्क है और वो ऐसे लग रहा है जैसे प्रेस हुआ पड़ा है। तो ये मुख्तलिफ बॉर्डर के स्टाइल हैं, ये आप CSS में यूज कर सकते हैं। यानी ये बुनियादी चीजें हैं। आपको टेक्स्ट को अलाइन करना आना चाहिए, टेक्स्ट का साइज किस तरीके से बड़ा करना है। फर्ज कर लें इसका साइज जो हमने बनाया था 500 पिक्सल और 500 पिक्सल, अगर इस 500 को हम यहाँ पे VH कर लें तो फिर आप देखिएगा क्या होता है। विड्थ की जगह पे VW करते हैं और हाइट की जगह पे हम कर लेते हैं VH और यहां से हम इसको करेंगे कंट्रोल S, यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब उसने क्या किया, ये व्यू पोर्ट आपको जितना हिस्सा नजर आ रहा था उसके मुताबिक उसने डिव को ऑटोमेटिकली बड़ा भी कर दिया और छोटा भी कर दिया। अब ये देखें तो ये 500 पूरी एक इसकी जो व्यू पोर्ट की हाइट है उसके मुताबिक चला गया। अगर मैं इसको कर लूं 50 और यहां से भी 50 कर लूं, कंट्रोल एस करूंगा, यहां से रिफ्रेश करूंगा, अब ये 50-50 के मुताबिक हो गया। अब अगर इसको फर्ज कर ले मैं यहां से निकालता हूं और इसको मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाता हूं, अब आप देखिएगा कि इस रिस्पॉन्सिवनेस के साथ ये डिव जो है वो किस तरीके से अपना साइज छोटा या बड़ा करती है। दूसरी को मैंने नहीं दिया, पेरेंट डिव जो है इसको सिर्फ किया तो वो चेंज हो रही है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो हाइट जो है वो भी इस तरीके से छोटी होना शुरू हो जाएगी। जो ही व्यू पोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको पता है कि चाइल्ड डिव के अंदर हमने ये काम नहीं किया, लेकिन पेरेंट डिव को किया था, लिहाजा वो चीज जो है वो छोटी होना शुरू होगी। अगर फर्ज कर लें ये जो आपका साइज है ये आप इसको भी दे देते हैं तो फिर वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे 60 की जगह पे लिख लेते हैं 60 VW और यहाँ पे भी आप लिख लेते हैं 60 VH किया, कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा जो ग्रैंड पेरेंट है उसका साइज भी चेंज हो गया। अगर आप चाइल्ड डिव जो है इसका साइज भी 20 VW कर लेंगे या 20 VH कर लेंगे तो फिर ये भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इस तरीके से किया, कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश किया। अब आप जब इसको बाहर निकाल के रीसाइज करेंगे तो फिर ये तीनों डिवें जो है ये इस तरीके से चेंज होंगी, क्योंकि अब आप तीनों के अंदर आपने एक रिस्पॉन्सिव यूनिट जो है वो देना शुरू कर दी। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है। असल काम हम करते हैं मीडिया क्वेरीज के अंदर या ग्रिड के अंदर या फ्लेक्स बॉक्स में। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मैंने तजुर्बा करवाया ताकि आपको पता चल सके कि VH और VW फॉन्ट के साथ साथ हम हाइट और विड्थ के लिए भी यूज करते हैं इस तरीके से। और ये ऑटोमेटिकली आपने देखा टेक्स्ट जो है वो उसी डिव के अंदर छोटा या बड़ा होना शुरू हो जाता है। जो जो आप इसको खींचेंगे ये एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। व्यू पोर्ट बड़ा हुआ तो ये साइज बड़ा हो गया, जो ही व्यू पोर्ट छोटा होगा ये डिवें तीनों की तीनों जो है वो इस तरीके से छोटी या बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आज का टास्क था। आई होप कि आपको इसकी बेसिक चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।